कक्षा 6 का पाठ 8 करेंगे, मोटापा एक अभिशाप। बेटा ये रीडर का चैप्टर है आपका। इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इस पाठ में आपको बताया गया है किस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं वो आजकल कम उम्र, जैसे 5वीं 6वीं में कोई बच्चा आता है तो वो मोटा होने लग जाता है, फिर उसके जो साथी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तो उसको क्या होता है, इसकी वजह से स्वास्थ्य से संबंधित भी खतरा रहता है कि जो मोटा हो जाता है उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आने लग जाती हैं। तो इस पाठ में हम मोटापे के कारण, किस प्रकार से उसके कारण जो रोग हो जाते हैं वो उनको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ते हैं हमारा मोटापा शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें वसा की मात्रा उचित स्तर से बढ़ जाती है। भाषा में मोटापा शब्द किसी व्यक्ति पर लागू होता है जब उसका भार उसके शरीर की बनावट, आयु, ऊंचाई के अनुकूल निश्चित आदर्श भार से कम 20% बढ़ जाए। ऊपरी बाहु डोलों के पिछले भाग की मांसपेशियों में वर्तमान वसा की परत की मोटाई के आधार पर मोटापे का स्तर निश्चित किया जाता है। बेटा मोटापे में क्या होता है कि मोटापे में वसा की मात्रा है वो उचित स्तर से ज़्यादा हो जाती है और उसे मोटापा कहते हैं। और मोटापा तब माना जाता है कि जब आपका जो भार है उसकी बनावट, आपके शरीर की बनावट, आयु, ऊंचाई के निश्चित आधार से जब कम से कम 20% बढ़ जाए तब वो मोटापा होता है। स्मरण रखें कि अनेक व्यक्ति अपने आप को मोटा समझने लगते हैं जबकि वास्तव में उनका भार उनकी ऊंचाई, आयु तथा लिंग के अनुसार बिल्कुल ठीक है। वे अपने शरीर की डील डोल से असंतुष्ट होकर ऐसा सोचने लगते हैं। कारण यह है कि आकर्षक डील डोल बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, अतः यह जानकारी प्राप्त करना उचित होगा कि आदर्श भार की गणना कैसे की जाती है। कि कुछ लोग हैं वो अपने आप को मोटा समझने लगते हैं, किस कारण से कि दूसरे लोगों को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की सभी का भार है वो अलग अलग होता है उसकी आयु के अनुसार, उसकी लंबाई के आधार पर। तो हम उसी के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलता है कि उचित भार किस प्रकार से नापा जाता है। तो जूते उतारने के पश्चात अपनी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप लें। दूसरा है, इस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर घटा दें। शेष 25 सेंटीमीटर को नोट करें। पुरुषों के लिए इन नोट किए हुए सेंटीमीटर में से 4-5 कम करें। बाकी बचे हुए सेंटीमीटरों के बराबर किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार होना चाहिए। कि आप अपनी ऊंचाई नापिए जूते उतार कर और फिर उसके बाद में इस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर घटा देने और बाकी जो सेंटीमीटर आपके बचे उसी में से उस सेंटीमीटर से 4-5 कम करके आपको अपने भार का पता लगाना है। स्त्रियों के लिए 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद नोट किए गए सेंटीमीटर में से 6 या 7 कम करें। बाकी बचे सेंटीमीटर के बराबर किलोग्राम स्त्री का भार आदर्श भार होता है। आदर्श भार के साथ साथ अपने भार की तुलना करके आप जान सकते हैं कि आपका भार उचित भार से कम है या अधिक। भार की समस्या को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि शरीर के भार को मस्तिष्क के भीतर स्थित भू केंद्र नियमित रखता है। कि शरीर का जो भार है उसको कौन नियंत्रित रखता है, मस्तिष्क के भीतर स्थित भू केंद्र नियमित रखता है। यह केंद्र ही निश्चित करता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। यदि लोभ में आकर आप उस मात्रा से अधिक खाएंगे तो आपका भार बढ़ने लगेगा। केवल 1 या 2 कोर अतिरिक्त भोजन खाते रहने से भी वर्ष में 3 किलो भार बढ़ सकता है। इसी प्रकार भूख से कम खाने के परिणाम स्वरूप भार कम हो जाता है। कि अगर आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, 1-2 कोर ही तो, यानी 1-2 बाइट ही तो एक्स्ट्रा खाए हैं, तो उससे भी आपका 1 साल में 3 किलो तक वजन बढ़ सकता है। तो क्योंकि हमारा भूख को नियंत्रित करने का भूख केंद्र इसको नियंत्रित करना है कि हमें भोजन की कितनी आवश्यकता है, हमें उसी के अनुसार खाना चाहिए। कम भार वाले व्यक्तियों को उचित भार प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस रोग के कारण भार घट या बढ़ नहीं गया है। इस बात की जानकारी भी आवश्यक है कि किस प्रकार का भोजन भार को बढ़ाता है और घटाता है। और इसके साथ साथ में हमें ये जानकारी भी रखनी चाहिए कि कौन सा भार है जो बढ़ाता है और कौन सा भोजन है वो भार को बढ़ाता है और कौन सा भोजन भार को कम करता है। मोटापे का कारण और परिणाम। मोटापा किस कारण से होता है, तो यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूख केंद्र द्वारा निश्चित की गई भोजन की मात्रा से अधिक भोजन खाने से भार बढ़ता है। कि जो हमारा भूख केंद्र द्वारा जब निश्चित की गई है भोजन की मात्रा, जब हम उससे अधिक भोजन करते हैं तो हमारा भार बढ़ता है। अतिरिक्त खाया हुआ भोजन क्या हो जाता है, चर्बी में बदल जाता है। परंतु बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को भूख से थोड़ा अधिक
भोजन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त इसके विकास हेतु अधिक भोजन की अभिष्ट होता है। कि जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अधिक खाने की आवश्यकता होती है। किस कारण से? क्योंकि उनके शरीर को अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मोटापा का दूसरा कारण है निठल्ले बैठना, और दूसरा कारण है मोटा होने का निठल्ले बैठना। यह निठल्लापन बच्चों और किशोरों पर अधिक कुप्रभाव डालता है, क्योंकि उसकी आयु चुस्ती से शरीर को खेल कूद में व्यस्त रखने की होती है। इस आयु में खेल कूद में भाग न लेने के कारण खाया हुआ अतिरिक्त भोजन चर्बी में बदलकर मोटापे की नींव डाल देता है। फलतः मोटापा हो जाने के बाद कम खाने से भी मोटापा बना रहता है। तो जो किशोर हैं और जो बच्चे हैं उनको अधिक खाना चाहिए, लेकिन उनको निठल्ले नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर कुप्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। क्योंकि इस आयु में बच्चों का भार भी बढ़ता है। उनको खेल कूद में व्यस्त रहना चाहिए, जिससे कि उनके मोटापा ना आए। कई व्यक्तियों को मोटापा माता पिता से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति कारण ही मोटे होते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त से संबंधित कुछ रोग भी मोटापे के कारण ही बनते हैं। मोटापे कई रोगों का कारण बनता है। इन रोगों में शामिल है उपानदाह यानी बड़ी आंत की पूंछ में सूजन, मधुमेह, जिगर का पीलिया रोग, हृदय से संबंधित रोग। मोटापे की रोकथाम। बचपन और अथवा किशोरावस्था का मोटापा दूसरों के लिए हंसी उड़ाने का कारण बनता है, परंतु स्मरण रहे कि इन हंसी को बुरा न मानकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता होती है। इसके लिए नियमित बिंदुओं पर व्यक्त की गई सावधानियों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। कि मोटापे के कारण लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और इसे हमारा हंसी को बुरा न मानकर इसे दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारी बुद्धिमानी है। तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? भूख से कम खाना मोटापा घटाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है, परंतु यह कम खाया हुआ भोजन पुष्टिवर्धक होना चाहिए ताकि शरीर को निर्बलता का अनुभव न हो सके। इसके साथ साथ यह सुपाच्य भी होना चाहिए। भोजन विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही अपने भोजन की मात्रा का चयन और निर्णय करना चाहिए। एक ही बार पूरा भोजन करने की अपेक्षा कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। नियमित परंतु हल्का व्यायाम मोटापा घटाने में बहुत सहायक होता है। एकदम भारी व्यायाम हृदय को हानि पहुंचा सकता है। नियमित सैर, हल्की दौड़ तथा योगासनों से प्रारंभ करके व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जिनका मोटापा जीवन के लिए खतरा बन जाता है तथा वे व्यायाम करने और भोजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है। चिंता तथा तनाव के कारण हुए मोटापे की दशा में तनाव कम करने की औषधि मोटापे घटाने, तनाव, चिंता दमन करने में लाभकारी सिद्ध होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि हमें मोटापे से बचना चाहिए और उन चीज़ों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे मोटापा होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब है आपके अर्थ सही शब्दावली, यानी आपके कठिन शब्द हैं निहित, छिपा हुआ, अवस्था, दशा, कोर, ग्रास, अतिरिक्त, फालतू, परामर्श, सलाह, अभिष्ट, इच्छा करनी योग्य, निठल्ला, बेकार, कुप्रभाव, बुरा प्रभाव, अकारण, कारण के बिना, पुष्टिवर्धक, पुष्ट करने वाला, सुपाच्य, शीघ्र पचने वाला, चयन, चुनाव। तो बेटा आपको ये शब्दार्थ नोटबुक में नोट करने हैं और चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू। Morning, sixth class. So let's start our today's maths class. So in the previous class we discussed about our exercise 5.2 and I hope you write all the definitions in your notebook also. So let's begin our class. So next question is choose proper and improper fractions. So definitions में हमारे पास proper और non proper fractions क्या है हमारे पास? Proper in which the numerator क्या होता है हमारे पास ये वाली टर्म, ठीक है। न्यूमरेटर अगर लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास क्या हो जाता है प्रॉपर। लेकिन इन केस न्यूमरेटर जो है वो या तो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल भी हो तो भी हम क्या बोलेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो क्या हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में numerator will be equal to denominator, so that will also improper fraction. Next one is numerator is less than denominator, so that will be the proper fraction.
ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 16/17, इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर। ठीक है, जहाँ पे भी सिर्फ लेस दिखे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, वो क्या होगा, प्रॉपर। अदरवाइज अगर इक्वल हो या ग्रेटर हो न्यूमरेटर, तो वो क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या हो, वैल्यूज ऐसे गिवन हो, उसमें क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, दिस वन इज द नेचुरल नंबर, और ये क्या होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमें क्या करना है, सिंपली कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर अभी हमने पढ़ी है क्या होती है इम्प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो यहाँ पे अब क्या होता है, 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 से कितना होगा हमारे पास, 16, 16 + 1 17, तो यहाँ हो जाएगा 17। और नीचे क्या होगा, जो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे वही सेम। ठीक है, क्या किया है हमने यहाँ पे, 8 का मल्टीप्लीकेशन विथ 2, ठीक है, 8 × 2 इज 16, एंड 16 में अब हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमने देखो यहाँ जो लास्ट जो डेफिनेशंस थी उनमें फॉर्मूला था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं या मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो वहाँ क्या था हमारे पास, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद नेचुरल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन में क्या होता है, अगेन डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट में 7 × 3 21, 21 + 5 इज 26, 26 के अपॉन में यहाँ डिनोमिनेटर क्या 7, तो यहाँ भी 7। नेक्स्ट 12 × 11 इज 132, 132 + 3 इज 135, और अपॉन में क्या होगा इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम लाइक आपको रेस्ट पार्ट करने हैं इसके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so students in the next one we have to convert improper fraction into the mixed fraction। 6 में क्या करा था हमने, mix to improper चेंज करा था, बट अब हमें क्या करना है, improper ऑलरेडी given, बिकॉज देखो यहाँ numerator is greater than denominator, so obviously this will be the improper fraction, so we have to change it into the mixed fraction। so first of all we have to divide it। divide में क्या होगा, 5 will come in outside and 24 will come inside। now 5 for the 20, सो क्या हुआ हमारे पास, आंसर क्या आया यहाँ पे, 4 इज द रिमाइंडर, 4 इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज ऑल्सो। सो यहाँ पे अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये जो है हमारे पास इसको 4, ठीक है, रेज टू पावर जो यहाँ पे है हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, ये जो 4 है हमारे पास कहाँ आएगा, इधर नेचुरल नंबर की पावर, नेचुरल नंबर की प्लेस पे। न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारे पास, जो रिमाइंडर है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जिससे हम डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल इसमें करते हैं यहाँ 4 4 से कंफ्यूज, तो यहाँ करते हैं अब हम 7 और 53, 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा अब हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 7 will come at the place of natural number, then here is a horizontal line, और 4 will come here at the numerator place, and 7 will come at the place of denominator। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर के प्लेस पे जो हमारे पास यहाँ पे ये जो डिवाइड करने के बाद जो आता है, उसके बाद रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में, एंड द डिविजिबल विल बी कम एट द डिनोमिनेटर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट में अब हमें करना है 143 को मल्टीप्लाई करना। सो 12 और 143, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर्स का करते हैं, 12 1 12, कितना हो गया 2 3, 12 2 24 होता है, तो 12 1 जा पे ही जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस विल कम एट द प्लेस ऑफ नेचुरल नंबर, देन रिमाइंडर एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, एंड 12 विल कम एट द डिनोमिनेटर प्लेस। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास वैल्यू आती है इसको यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑल जिसमें नेचुरल नंबर होता है, देन 4 will come at the numerator place and 5 will come, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर प्लेस पे आता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो भी क्या होगा, यही आंसर आएगा, 5 4 जा 20, 20 + 4 24, आगे यही आंसर। नेक्स्ट में 7 7 जा 49, 49 + 4 इज 53, और अपॉन में 7 डिनोमिनेटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज 5.2। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, so students before 5.3 you have to write this definition, that is equivalent fractions। so equivalent fraction क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा fractions हमारे पास क्या करते हैं, सेम पार्ट को या सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से हम करेंगे अभी। नेक्स्ट वन इज
So in the next one we have to check whether the two fractions are equivalent or not. So that the formula will be product of numerator of first fraction and denominator of the second fraction. ठीक है, हमें क्या करनी है, उनकी प्रोडक्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास क्या है, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के डिनोमिनेटर से एंड सेकंड का डिनोमिनेटर विल फर्स्ट का डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट न्यूमरेटर. ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई टू चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. एंड द थर्ड वन इज सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन को. तो फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यहाँ पे अगर क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो, अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू अवर एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हम क्या कर दे, उनको सेम फ्रैक्शंस में चेंज कर दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, फर्स्ट 5 लिखने, यहाँ पे ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाइड है. सो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते. ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई. क्या आ गया, 6/14. ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, 3/7 दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से. क्या हो गया, 9/21. नेक्स्ट में अब हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई विद 4 एंड मल्टीप्लाई विद 4 दैट विल इक्वल टू 12/21. अभी कितनी में से 1 2 3 3 हमें क्या लिखनी है, फर्स्ट 5. तो यहाँ पे 5 तक करेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 15/21. फोर्थ टर्म हो गई. नाउ 5th टर्म इज 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 18/42. ठीक है, तो फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास 6/14, नेक्स्ट वन इज 9/21, थर्ड वन इज 12/21 एंड नेक्स्ट वन इज 15/20 सॉरी ये 28 है, सॉरी 28 5 में 35 है यहाँ पे. So this will 35 and next one is 18/42. ठीक है, तो यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट 5 पूछिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे है तो 2 से करेंगे, देन नेक्स्ट में 3rd, देन 4 5 एंड 6. और ऊपर नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ. अब हमें क्या लिखना है, अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है. क्या है हमारे पास 5/8 है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर जो है 15 आना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5/8 लिखते हैं यहाँ पे. 5/8 न्यूमरेटर कौन सी टर्म है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 8. 5 क्या होना, सॉरी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 15. तो 15 लाने के लिए हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से. अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास 15/24. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना था तो हमें क्या कंडीशन गिवन थी, न्यूमरेटर 15 होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए, आंसर 15 आ जाए. तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई. सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 15/24. दैट विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 5/8. नेक्स्ट में हमारे पास है 120/150, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर इज 5. अब यहाँ देखो, अगर न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 150 है, लेकिन 150 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें कभी भी 5 तो आएगा नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. तो हम डिवाइड किससे करेंगे, जिससे क्या आ जाए आंसर 5 आ जाए. किससे डिवाइड करेंगे जिससे आंसर 5 आ जाए, डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं. देखो हम डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 5 को ही कर लेते हैं, 5 के डिवाइड में हम लिख देते हैं. तो इससे क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 3 1 0 and 0. तो मतलब हमें किससे डिवाइड करना है, 30 से. ठीक है, सो 30 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 आएगा. तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से डिवाइड. ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी कर लिया, 5 आता है. 30 से डिवाइड करते हैं किसको, 120 को. 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0 12 आ गया. तो कितना हो गया हमारे पास, ऊपर क्या वैल्यू आ गई 4. ठीक है, तो ऐसे ही करना है. अगर हमारे पास इससे मतलब जो भी हमें फ्रैक्शन बनाने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जो यहाँ गिवन है, अगर वो स्मॉलर है वैल्यू तो हम क्या करेंगे उसमें डिवाइड, और अगर वो ग्रेटर है तो हम उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई. और डिवाइड पे क्या आता है हमारे पास, किससे डिवाइड करें वो कैसे निकालेंगे, उसी नंबर को हम
डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने 150 से डिवाइड कर लिया 5 से, क्या आंसर है 30, मतलब यहाँ 30 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गोट ऑल द कंटेंट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक Students, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class, we have completed our exercise of chapter number 3, The Seeds of a Revolution. Today we do the short and long question answer of this chapter. Now we do the short question answer. Our first short question is, why is the Neolithic age termed as the Neolithic Revolution? कि जो न्योलिथिक काल था वो न्योलिथिक क्रांति के रूप में कैसे जाना गया? तो बेटा आपको यहाँ से करना है, द न्योलिथिक एज टर्म्ड एज द न्योलिथिक रिवोल्यूशन बिकॉज मैन लिव्ड इन ए परमानेंट सेटलमेंट एंड स्टार्टेड फार्मिंग। कि इसको क्रांति का युग क्यों कहा जाता है या न्योलिथिक क्रांति क्यों कही जाती है? क्योंकि लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया था और खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। आपको यहीं से करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। द न्योलिथिक एज इज टर्म्ड एज द न्योलिथिक रिवोल्यूशन बिकॉज मैन लिव्ड इन ए परमानेंट सेटलमेंट एंड स्टार्टेड फार्मिंग। ओके, आपको बार अगर समझ नहीं आता है तो आप फिर से सुन लेना। ठीक है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट प्लांट्स which were cultivated and animals which were domesticated by the people of the Neolithic period। कि सबसे पहला जो पेड़ उगाया था मानव ने, पौधा उगाया था, और सबसे पहला जो पशु पाला था वो कौन सा था नियोलिथिक टाइम में? तो आपको क्या करना है आंसर में? द फर्स्ट प्लांट wheat were cultivated and animal dog were domesticated by the people of the Neolithic पीरियड। ठीक है, आपको क्या करना है? द फर्स्ट प्लांट्स wheat were cultivated and animals dogs were domesticated by the people of the Neolithic period। ठीक है बेटा, इस विच की जगह तो आपको wheat लगाना है, इस विच की जगह आपको dog लगाना है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे करवाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन में से आंसर निकालने आ जाएं। उसके बाद है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील, कि हमें व्हील की इम्पोर्टेंस बतानी है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? व्हील मस्ट हैव डेफिनेटली मेड लाइफ मच मोर इजी एंड कंफर्टेबल। क्या है? आपको यहाँ से व्हील से स्टार्ट करना है। व्हील मस्ट हैव डेफिनेटली मेड लाइफ मच मोर इजी एंड कंफर्टेबल। की व्हील ने मानव का जीवन बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि जो भारी वजन की चीजें जिनको हम उठा के या खींच के नहीं ले जा सकते उनको हम व्हील के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से ले जाते हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड? कि नियोलिथिक काल में जो मजदूर थे या जो लोग थे उनका स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब वो कैसे कैसे काम करते थे? तो डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। कि जब गांवों का विकास हुआ तो लेबर का भी स्पेशलाइजेशन हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द कैल्कोलिथिक एज। की कैल्कोलिथिक एज के बारे में हमें मेन जो इसके फीचर हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? यहाँ से। द कैल्कोलिथिक एज नॉन एज कॉपर स्टोन एज, क्योंकि इसके इस टाइम में कॉपर का यूज भी होने लग गया था तो इसको कॉपर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, द पीपल ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काओ, गोट्स, पिग्स एंड शिप्स एटसेट्रा। कि लोग क्या क्या पालते थे? काओ पालते थे, गोट पालते थे, पिग्स पालते थे, शिप पालते थे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, द नियोलिथिक एज इज टर्म्ड एज द नियोलिथिक रिवोल्यूशन बिकॉज मैन लिव्ड इन ए परमानेंट सेटलमेंट एंड स्टार्टेड फार्मिंग।
सेकेंड में आपको करना है द फर्स्ट प्लांट व्हीट वर कल्टिवेटेड एंड एनिमल डॉग वर डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड। थर्ड में आपको करना है व्हील मस्ट हैव डेफिनेटली मेड लाइफ मच मोर इजी एंड कंफर्टेबल। फोर्थ में आपको करना है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस led to the specialization of labor during the Neolithic period. फिफ्थ में आपको करना है द कैल्कोलिथिक एज नोन एज कॉपर स्टोन एज। द पीपल ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, गोट, पिग्स एंड शिप एटसेट्रा। ठीक है, आपको शिप की बेटा जो प्लूरल होता है वो भी शिप ही होता है, उसमें एस नहीं आता। मैंने भी बाई मिस्टेक लगा दिया था, फिर मैंने इसको कट किया है। ठीक है, तो ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अब हम 1 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो अपना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द टूल्स यूज्ड इन नियोलिथिक एज। कि नियोलिथिक एज में कौन कौन से टूल यूज होते थे। तो हम आंसर करेंगे, हमारा आंसर है द स्टोन टूल्स वर इम्प्रूव्ड फ्रॉम दोज यूज्ड इन अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर है, अर्लियर पीरियड। ठीक है, these tools were better sharpened, shaped and well polished. The tools were stone axes and sickles. कि स्टोन जो अर्लियर एज में यूज होते थे उनसे अच्छे थे और वो बेटर शार्प दे, शेप दे और पॉलिश किए हुए थे। और टूल्स में क्या क्या था, स्टोन एक्सिस एंड सिकल्स। सिकल्स का मतलब होता है दराती, जो आप घरों में यूज करते हो ना दराती, वो। सेकेंड क्वेश्चन इज which social changes were produced by the practice of building house during the Neolithic period। कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर जो सोशल चेंज आया हाउसेस की बिल्डिंग के कारण, वो क्या था। तो क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस हैड लेड टू न्यू ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। कि विलेजेस का जो लेड हुआ, मतलब नए विलेजेस का विकास हुआ, उसके कारण नए नए तो रोजगार पैदा हुए और लेबर्स का स्पेशलाइजेशन हो गया। न्यू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज वर प्रैक्टिसाइज। कि नए नई मान्यताएं और नए नए ओकेजन्स होने लगे। फार्मर्स, हर्डर्स, वीवर्स एटसेट्रा बिकेम डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। और जो किसान थे, भेड़ चराने वाले थे या बुनाई करने वाले थे, ये मतलब कि मुख्य काम करने वाले या विभिन्न ग्रुप्स थे काम करने वाले। थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेंटिनलेस ट्राइब। कि सेंटिनलेस ट्राइब के बारे में अब हमें बताना है। द सेंटिनलेस ट्राइब इज एन इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप। कि ये एक इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप था। दे मेक टूल्स विद स्टोन एंड मेटल। दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर सब्सिस्टेंस। दे लिव इन स्मॉल हट बट विदाउट वॉल। मेन टूल्स वर ज्वेलियन, बॉज एंड एरोज। ये सारे इनके, ज्वेलियन का मतलब होता है मतलब कि लकड़ी के आगे नोक नुकीला सा होता है। बो का मतलब तीर कमान, भाला बोलते हैं जिसको, उसको ज्वेलियन बोलते हैं। तो इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप था। टूल्स स्टोन और मेटल के बने हुए थे। ये हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, मतलब घुमंतू ही थे ये, मतलब मारते थे और फिर इकट्ठा करते थे। ठीक है, घुमंतू नहीं, घुमंतू तो नोमैडिक होता है, ये मारते थे किसी चीज़ को, मतलब शिकार करना इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और ये हट्स में रहते थे जो दीवार नहीं होती थी जिनके। और इनके टूल्स मैंने आपको बता ही दिया, ज्वेलियन एंड एरोज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरगढ़, ए नियोलिथिक साइट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मेहरगढ़ जो एक नियोलिथिक साइट है, उसके बारे में अब हमें बताना है। तो हम आंसर करते हैं, मेहरगढ़ इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। दिस साइट हैज़ प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कि पशु चराने और खेती करने के सबसे पुराने एविडेंस यहीं पे मिले हैं। द पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज। लोग यहाँ के मड ब्रिक हाउसेज में रहते थे, मिट्टी के बने ईंट, जो मिट्टी की ईंट होती है, कच्ची ईंटें, उनके बने हुए घरों में रहते थे। द साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लॉन्ग ट्रेड। और ये साइट जो है वो
एविडेंस प्रोवाइड कराती है कि इनके व्यापार दूर दूर तक होते थे। ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम शी शेल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स, और जो इनके गहने होते थे वो या तो जो समुद्र के अंदर सीप या शंख निकलते हैं उनसे, या जो प्रीसियस कीमती स्टोन्स होते थे उनसे बने होते थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्जहोम, कि बुर्जहोम नियोलिथिक साइट है उसके बारे में अब हमें बताना है। तो आंसर इज बुर्जहोम इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द एरिया, कि बुर्जहोम क्या है, जो आज के टाइम में कश्मीर में लोकेटेड है और पहली साइट थी जो खोजी गई थी इस एरिया में। शेल्टर्ड डग ऑन द ग्राउंड एंड प्लास्टर्ड ऑन द इनसाइड विद मड, कि जो घर थे वो धरती के अंदर खोदे जाते थे और फिर उनको अंदर से मिट्टी से, जो वो कहते हैं ना उनको, जैसे कि हम सफ़ेदी करते हैं तो ऐसे उनको मिट्टी से लीप दिया जाता था। टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन बोन लाइक हार्पून नीडल्स, टूल्स स्टोन और बोन से बनाए जाते थे, जैसे हार्पून है, सुई है, ठीक है। एनिमल्स लाइक कैटल, गोट्स, बफेलो, शिप वर डोमेस्टिकेटेड, और कौन कौन से एनिमल पाले जाते थे, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ये पशु पाले जाते थे। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। Write down these questions in your SST notebook and learn them, and also for your examination. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in our new topic which is chapter number 7 class 6th, living and non-living things. In this chapter we study about structure, organization, response to stimuli, etc. So students, in today's topic we continue response to stimuli content and also a new topic which is growth. So students, we know that a baby to an adult form is irreversible in change. So we can say that growth of any organism is irreversible in nature, and also जो growth of organism is based on weight, height, etc. When an organism increase its weight and height is also increase. So we can say that जो height और weight और जो growth of living organism or any seed is irreversible in change, means it cannot reverse back to its original position. Like when a small seed can make a big tree cannot reverse back to its seed. So let's start our today's topic. Students, in our previous video we study about response to stimuli. In this topic some content is left out, so first we start this content and then we study a new topic of this chapter. Plants also respond to stimuli. Shoot of a plant grows towards the light and the roots grow towards gravity. Here light and gravity are the stimuli and plant growth is the response. अब क्या है, आपने स्टिमुलस में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, जो भी हो, वो किसी भी चीज़ को देखकर स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस करता है। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के टच से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और हमारे ब्रेन जो सिग्नल देता है वो स्टिमुलस होता है। ऐसे ही कुछ प्लांट है, जैसे आपका टच मी नॉट प्लांट था, जिसको हम जब टच करते हैं तो उसके लिए वो कर्ल हो जाती है वन साइड से, तो जो टच है वो स्टिमुलस है, और जो कर्लिंग है पहली उसका, वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। Like that also plants show response to stimuli. Shoot of a plant की जो shoot होती है, मतलब stem plus leaves of a plant grow toward light, जो light की तरफ grow करती है, and the root grows toward gravity, और जो roots है, जड़ है, वो जो आपकी gravity है उसकी towards grow करती है। Here lights and gravity are the stimuli and plant growth is the response. अब यहाँ पे जो लाइट और ग्रेविटी है, जिसके अकॉर्डिंग जो शूट और रूट है वो ग्रो कर रही है, और जो प्लांट ग्रोथ है इज़ द रिस्पॉन्स। जो प्लांट की ग्रोथ है, जैसे उसकी इंक्रीजमेंट, हाइट जो इंक्रीज हो रही है, वो उसका रिस्पॉन्स है, किस टाइप से ग्रो हो रहा है प्लांट, ठीक है। सो द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टुवार्ड्स सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की तरफ जो आपके प्लांट का रिस्पॉन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं।
The roots always grow towards the earth while the stem groups away from the ground. अब क्या कह रहा है, जो रूट होती है हमेशा अर्थ की जो सोल की साइड है उस तरफ ग्रो करती है। जैसे आपको पता है जो आपकी प्लांट है मिट्टी में नीचे की साइड, ये इधर की साइड ग्रो करता है, लेकिन जो आपका स्टेम है वो हमेशा ऊपर की साइड इंक्रीज करता है, स्काई की साइड। ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ द अदर प्लांट टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। अब ये क्या कह रहा है, जो मूवमेंट होती है प्लांट की टुवार्ड्स या अवे, अर्थ की तरफ या उससे दूर जो प्रोसेस शो होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म। अब आपकी इस एक्टिविटी में शो किया गया है कि जब आपकी विंडो से सनलाइट आती है तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो आपके प्लांट्स का जो शेप है वो किसकी तरफ है, सनलाइट की तरफ ज़्यादा बैंड हुआ है। ठीक है, आपका प्लांट है बैंड हो चुका है कहाँ, विंडो की साइड, जहाँ जिस साइड से क्या है सनलाइट आ रही है। तो ये क्या शो कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, सनलाइट के अकॉर्डिंग। So we can say that some stimuli come from inside an organism body. For example, lack of oxygen in your body is a stimulus that often cause you to yawn. अब क्या कह रहे हैं, कुछ स्टिमुलाई है आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर की साइड से आती है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ स्टिमुलाई होते हैं, उससे हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्टिमुलस होगा एंड ऑफन कोज यू टू जाम, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उबासी। यहाँ मतलब होता है आपका उबासी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी जाती है इसलिए हम हम क्या करते हैं, उबासी लेते ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट मिल सके और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट इज नो लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो नो लिविंग थिंग्स है वो स्टिमुलाई की तरह रिस्पॉन्स नहीं करती है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में है कि कोई लाइफ नहीं होती है, वो बेजान होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। इन ग्रोथ ऑल लिविंग थिंग्स टेक्स इन न्यूट्रिशन एंड ग्रो। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे प्लांट से लेते हैं चाहे एनिमल से लेते हैं, एंड ग्रो, और ग्रो बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन हाइट, वेट एक्सेट्रा टू एग्जिबिट ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन देयर लाइव्स। अब क्या कह रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है वो हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, किसी का हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, ऐसे ही अकॉर्डिंग वेट भी क्या है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहे हैं अपना आप को टू एग्जिबिट ग्रोथ, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन देयर लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में, ज़िंदगी में क्या होता है, ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जन्म से लेकर डेथ, मृत्यु तक है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है वो क्या, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज इन विच सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिवर्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। अब क्या, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस है वो क्या है, इनिशियल स्टेज में वापस से रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं। कैसे, जैसे ये इस डायग्राम में शो किया गया, बेबी, बॉय, यंग मैन और ओल्ड मैन, ये है ग्रोथ हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है ग्रोथ, और उनका वेट और हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो अब इरिवर्सिबल चेंज क्या है, एक बेबी जब ओल्ड मैन बनता है तो वो ओल्ड मैन वापस से क्या है, बेबी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, अपनी पहले वाली पोजीशन गेन चेंज नहीं कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। समझ गए, जैसे आपका प्लांट है, आपका प्लांट सीड से एक ट्री बनता है, तो वो ट्री नए सीड देता है, लेकिन वो ट्री खुद एक पहले वाला सीड नहीं बन सकता है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। सीड्स ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दैट ग्रो इनटू बिगर प्लांट्स एंड ट्रीज। पपीज ग्रो इनटू डॉग्स। Human beings grow from babies into adults. All living things grow till the time they become mature. अब क्या कह रहा है, जो आपकी सीड है वो प्लांटलेट बनती है, छोटा प्लांट बनता है, फिर वो ग्रो के बड़ा प्लांट और ट्री बनता है। ठीक है, तो ये सीड्स का है। पपीज़ है वो डॉग्स में कन्वर्ट होते हैं। ह्यूमन बींग्स है वो बर्थ से बेबीज से क्या बड़े अडल्ट में बनते हैं। ठीक है, और जितने भी लिविंग बीइंग है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उस टाइम तक वो क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। जैसे आपका जब तक ऑर्गेनिज्म आपका
मैच्योर नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, तब तक वो ग्रो करता रहता है। ऐसे जैसे आपका देखिए ये छोटा सा सीड से प्लांटलेट बना, उससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट बना, फिर थोड़ा बिग, और फिर ट्री में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल प्लांट में, लार्ज प्लांट में कन्वर्ट होता है सीड, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका लिविंग बींग्स का। इन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, ग्रो नहीं करती है। क्यों ग्रो नहीं करती है? थो दे कैन बी मेड टू चेंज देयर शेप। देखो नॉन लिविंग थिंग्स में आपका क्या आ रहा है, बैड, गुड, और ये सब आपका जो सामान है जिसको आप खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन वो उनमें कोई मूवमेंट शो नहीं होती है, ठीक है। यू कैन चेंज द राउंड मास ऑफ गोल्ड इनटू अ फ्लैट स्ट्रिप बाय बीटिंग इट, बट योर टेबल कैन नॉट ग्रो विद ईयर्स। अब क्या कह रहा है, जो गोल्ड है आपका, गोल्ड राउंड मास चेंज है, राउंड मास है गोल्ड का, एक फ्लैट स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग। अब गोल्ड को गर्म करेंगे, इसमें स्ट्रिप की फ्लैट स्ट्रिप की वजह से बीट करेंगे तो उसका शेप तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपकी टेबल है कैन नॉट ग्रो विद ईयर्स। जितने साल बढ़ते जाएंगे आपके घर में जो टेबल है, बेड है और सोफ़ा है, ये सब है, इनकी ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहते चाहे कितने साल भी हो। हाउएवर साइज ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स इंक्रीज ओनली इफ समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अगर आपकी उस साइज़ है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का साइज़ है या शेप है, तभी बढ़ेगा जब हम उसमें कुछ ऐड करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हम कुछ ऐड करेंगे, इनसाइड से तो कुछ नहीं होगा, बाहर से आउटसाइड से अगर हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं उस नॉन लिविंग थिंग के अंदर, तो क्या है, उसका साइज़ या फिर वेट है वो इंक्रीज होता है या चेंज होता है। जब मान लो हमारा बेड ही है, हम बेड में कुछ चीज़ और चीज़ें डालते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं उसमें चेंजेस, तो हम कारपेंटर के पास करेंगे, वो उसमें कुछ चेंज करेगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल है ए हीप ऑफ सैंड, जो मिट्टी का ढेर होता है, विल ग्रो इफ़ वी ऐड मोर सैंड टू इट। अब क्या कह रहा है, जो मिट्टी का ढेर होता है वो बढ़ता है इफ़ वी ऐड मोर सैंड, अगर उसमें हम और मिट्टी ऐड करेंगे, जो आपके तो मिट्टी का ढेर है और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब उसमें हमने बाहर से ही कुछ चीज़ें डाली है, वो खुद से तो चेंज नहीं हुआ। तो so students, your today's homework is that you have to write down short answer type question in your fair notebook. Question number 4 is define the following terms. First is cell. A cell is the smallest structure and functional unit of life. जो cell है आपका smallest structure and functional unit of life होता है. Next is big growth. Growth in living beings is an irreversible change. जो growth है living beings में एक irreversible change होता है, और organism जो है वेट, और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वेट और हाइट भी उनका इंक्रीज होता है। सी इज लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होगा, एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब कि कोई भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग से एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर की शर्त में जब जाता है, इस सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? सो आंसर इज ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। अब क्या करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर, जो पर्टिकुलर नंबर है साल है, एक पर्टिकुलर साल तक जीवित रहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Student, today's in GK class I will tell you about chapter number 25. Here class is 6th. In previous video I discussed with you chapter number 24. So let's start chapter number 25. Student, chapter number 25 is language quiz. ये क्विज कंपटीशन की तरह क्वेश्चंस गिवन है, you have to identify the answer. These are the some fill in the blanks. First one है A person who travels widely. जो travels का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबिटर्स। नेक्स्ट वन, which expression of Latin origin means
लिटरली ऑफ गुड फेथ, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बोनीफाइड। बोनीफाइड का मतलब होता है वास्तविक। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एन एक्सपर्ट जज स्पेशली ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो एक्सपर्ट होता है ये जज करने में कोई फूड आइटम है या कोई ड्रिंक का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसर मीन्स विशेषज्ञ, कि ये उस चीज मतलब जो हमारे लिए ईटेबल थिंग है, ड्रिंकेबल थिंग है, उनकी जो जजिंग करता है उसको बोलते हैं कॉन्शियसर, विशेषज्ञ। नेक्स्ट वन इज इन विच वर्ल्ड ऑल वोवल्स अपीयर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स, सारे जो वोवल्स है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अबस्टिमियस। नेक्स्ट वन इज हु वाज द mythological figure having humans head and lions body, मनुष्य का सिर और lions body। आंसर इज स्पेनिक्स। स्पेनिक्स का मतलब होता है जो रहस्यमयी मनुष्य होते हैं उनको स्पेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, 6th नंबर, व्हाट डू यू कॉल्ड ए वर्ड दैट रीड्स द सेम बोथ वे, ऐसा वर्ड जिसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीकों से, तो आंसर इज पैलिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, सबसे पहले इंग्लिश की डिक्शनरी किसने राइट की थी? सैमुअल जॉन ने। नेक्स्ट वन, विच एब्रिविएशन डिनोट्स अननोन ऑथरशिप, जो अननोन ऑथरशिप है उसके लिए हम कौन सा एब्रिविएशन का मतलब होता है? किसी भी जो वर्ड होता है जो बहुत लॉन्ग होता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसको शॉर्ट करके बोलते हैं, तो अनोरी बोलते हैं उसको। ओके, ऑथरशिप को क्या बोलते हैं? अनोरी, अननोन ऑथरशिप। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कप, सैशे, टाइल्स एंड ब्रिक्स, जो इन सबको के लिए एक कॉमन नेम क्या यूज करते हैं? पोट्री, जिसको बोलते हैं कुम्हार, जो ऐसे मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार। नेक्स्ट वन है व्हाट डज RSVP डिनोट्स ऑन द इन्वेंशन कार्ड, सॉरी इन्वेशन कार्ड, व्हाट डज RSVP डिनोट ऑन इन्वेशन कार्ड, तो इस पे क्या डिनोट करते हैं? प्लीज रिप्लाई, कृपया उत्तर दे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग कोल्ड, जो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, मीन्स जो डिफरेंट टाइप की राइटिंग्स राइट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलिग्राफी, और जो राइट करने वाला है उसको कोलिग्राफर। तो आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? कोलिग्राफी। नेक्स्ट वन है विच वर्ड मीन्स टू पुट ऑफ अंटिल अनदर टाइम, आंसर इज पोस्टपोन, जैसे कि कोई वर्क आज होने वाला था उसको किसी और डेट को करने के लिए बोल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपोन। जैसे कि ड्यू टू सम रीजन योर एग्जाम विल बी पोस्टपोन, ओके, मीन्स अब होने थे और आगे होंगे, तो उसको पोस्टपोन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज होर्स सेंस, होर्स सेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज यूज्ड टू रेफर द एक्शन ऑफ ए वर्क दैट अकर रेगुलरली एंड रेपिडली, तो इसको बोलते हैं हैबिचुअल, मीन्स इस चीज को डेली होना। जैसे तुम स्कूल जाते थे ड्यूरिंग कोरोना, यू आर एट होम, तो जब आपको स्कूल जाने का डेली का रूटीन था, संडे को छोड़कर हैबिचुअल थे आप कि आपको मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो दैट इज हैबिचुअल। ओके, नेक्स्ट वन इज 15, व्हाट इज ए सब्जेक्ट दैट हैज नो इनफिनाइट मीनिंग बट इज इंसर्टेड टू मेंटेन बैलेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं? डमी। मीन्स वैसे तो किसी चीज को शो करने के लिए हर, जिस तरह से तुम्हारी क्लास में नया टीचर आता है उसको डेमो टीचर बोलते हैं आप, मीन्स वो आपका टीचर नहीं बट लेकिन आपको टीचिंग कर रहा है।
ओके, तो इसलिए डेमो बोलते हैं। इसी तरह कोई भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो प्लास्टिक्स के फिगर्स बने हुए होते हैं मैन वुमेन के, उनके ऊपर कपड़े होते हैं, मीन्स वो डम्मी होते हैं। एक्चुअल में वो कोई मैन और वुमेन नहीं होते, बट दीज आर डम्मी। मीन्स किसी भी चीज को, किस स्ट्रक्चर को शो करने के लिए उसको आर्टिफिशियली शो करना, ओके, दैट इज डम्मी। तो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दीज लैंग्वेज कीज फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव ए Our YouTube channel. This is for class 6 students. We completed with the wood and should. Now let's start with the next topic, that is, let's start now. First is I will tell you about must, कि must हम कहाँ use करेंगे. Must is used as for the necessity. नेसेसिटी मतलब होता है कोई भी ज़रूरी चीज़ या फिर ऑब्लिगेशन। एंड फॉर द नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन एग्जाम्पल इज वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारी ज़रूरत है, नेसेसरी है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट। फॉर एडवाइस ऑल्सो, टू एक्सप्रेस एडवाइस, अगर हमें किसी को एडवाइस करना है तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। एंड एग्जाम्पल इज द आइसक्रीम is delicious. You must try some. Now third point is for strong possibility. Next is strong possibility. जब हमें किसी काम को करने की ज़्यादा ज़रूरी होता है या ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ये काम होगा ही, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट। दैट बी he was running, example is he was running for 2 hours. He must be tired. अब वो लगा मस्ट बी टायर्ड। अगर वो 2 घंटे से कंटिन्यूसली रन कर रहा है तो क्या होगा, वो ज़रूर ही है कि वो थक गया होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि वो थक गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज ought to. How we are going to use ought to? The use of ought to is to express. First is to express the moral duty. And for moral duty we are having the example of we ought to love our neighbors. We ought to love our neighbors. This is the moral duty. Neighbors. Now in this we are going to, this is our moral duty कि हमें अपने neighbors से यानी कि अपने पड़ोसियों से प्यार से रहना चाहिए। Next is for necessity. Necessity means ज़रूरी and example is
The pullover over has got holes in it. I ought to get a new one. नेक्स्ट इज फॉर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है कि अगर ये नहीं तो ये हो सकता है, यानी कि एक काम के दो पहलू होते हैं, काम हो भी सकता है और नहीं भी. सो नेक्स्ट इज फॉर प्रोबेबिलिटी. एंड एग्जाम्पल इज prices ought to come down soon. तो प्राइसेस क्या है, वो कम भी हो सकते हैं जल्द ही और नहीं भी हो सकते. हमने सेंटेंस में सिर्फ ये बताया है कि हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. Now let's start with the book exercise on the basis of this topic. Now let's start with the topic. First sentence is the boys dash train hard if they want to win the competition. हमने इसमें must और ought to दोनों पढ़े थे. The boys must train hard. तो इसमें क्या आ जाएगा, must. We dash help the poor and the needy. तो ये हमारी एक, हम हेल्प कर भी सकते हैं और नहीं भी. We ought to help the poor and the needy. You must see that film. You will find it very educational. You must. Our long delayed parcel is on the way from Bangalore and must arrive or ought to arrive today, यानी कि आज भी आ सकता है. It's 5 in the morning and you still have not gone to bed. You must be tired. You dash not treat the matter lightly. It deserves prompt action. You must. So students, with this book exercise we completed with this chapter. Now this chapter is over. So students, thank you everyone, and do this book exercise in your fair notebook. Good morning students, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, as we are doing right now our revision part, so approximately from chapter 1 to 6 has been completed from each class 6 to 8, and now we are just going to the whole test paper also in the revision of the all classes from first chapter to 6. So in this regard, let us start. Yes student, let us start. Now see the pen and paper test. ये रीडिंग सेक्शन है, इसमें ये जो आपको पैसेज दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड उसके बाद जो है ये आपको करना है. सो read the following passages carefully and answer the questions set below. ये आपको पैसेज देखिए पहले. Once there lived a king, white elephant and his old and blind mother on the foothills. यानी कि foothills के नीचे जो है एक जो है वाइट एलिफेंट रहता था और उसकी मदर थी जो बूढ़ी थी और अंधी भी थी, और हिमालय के फुटप्रिंट्स पे. वन इवनिंग दे हर्ड लाउड
क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, और एक दिन उन्हें फॉरेस्ट से जो है आवाज़ें सुनाई दी. इट सीम्स दैट सम मैन इज इन ट्रबल, ऐसा लगता था जैसे कोई आदमी जो है ट्रबल में हो, मुसीबत में हो. सेट द काइंड वाइट एलिफेंट, उस जो है काइंड वाइट एलिफेंट यानी कि उस दयालु हाथी ने कहा, लेट मी गो एंड सी इफ आई कैन हेल्प हिम, मुझे जाने दीजिए और मैं देखता हूँ कि वो कौन है, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँ. हिज मदर वॉज वरिड, उसकी मदर परेशानी. माई सन डोंट गो सेड शी, उसने कहा कि मत जाइए. उसकी मदर ने कहा, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वे ह्यूमन बींग्स बिहेव टूवर्ड्स हर, मैं बूढ़ी और अंधी हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि ह्यूमन बींग जो है, इंसान हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं. योर गॉडेस विल बी रिवॉर्डेड विद केसरी, तो ये क्या है कि तुम्हारे जो भगवान जो है तुम्हारी इस का जो तुम बिहेव कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर देगा. बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बेयर टू थिंक ऑफ एनीवन इन ट्रबल, लेकिन जो है वो काइंड जो हाथी था वो किसी को भी ट्रबल में देख करके अपने आप को नहीं रोक पाता था. सो ही हरिड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज, इसलिए वो उस डायरेक्शन में चल पड़ा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी. सून ही रीच्ड द स्पॉट ऑफ फाउंड अ मैन हु वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, और वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे एक आदमी जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहा था. डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, अजनबी आप मुझसे डरे मत, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. तो ये आपका पैसेज है जिसका मैंने आपको बताया इसका ब्रीफ में. अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है. द काइंड वाइट एलिफेंट लिव्ड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, यानी कि हिमालय की तलेटी में वो रहते थे काइंड एलिफेंट. ठीक है, तो ना तो टॉप का इसका आंसर है और ना ही साइड आंसर है, तो राइट इसका आंसर क्या है, फुट हिल्स. अब नंबर सेकंड देखिए, बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनीवन इन डैश ट्रबल डेंजर डिफिकल्टी, खतरनाक डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगा. इसका अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ द ट्रबल इज द करेक्ट आंसर. सो इसका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रबल आएगा कि हाथी जो है वो वाइट हाथी जो है किसी को भी ट्रबल में मुसीबत में नहीं देख सकता था. नंबर 3 देखिए, soon he reached the spot and found the man who was wandering in the forest. तो यहाँ पे ये इंटरिंग है, स्लीपिंग है, तो यहाँ पे ये दोनों ही ए और सी नहीं आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर. तो वॉन्डरिंग इसका राइट ऑप्शन है कि उसने वहाँ देखा कि स्पॉट पे पहुँच करके एक अजनबी जो है वॉन्डरिंग कर रहा था, यानी कि वो फॉरेस्ट में घूम रहा था. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, व्हाट राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इसके आंसर देखिए. व्हाट डिड द व्हाइट एलिफेंट से टू हिज मदर व्हेन ही हर्ड द लाउड क्राइज, उसने जब अपना जो है लाउड क्राइज सुना तो उसने क्या, एलिफेंट की मदर ने अपनी मदर से क्या कहा. सो आंसर सी दे, इसका आंसर देखिए. जब उसने सेड द वाइट एलिफेंट क्या कहा, लेट मी गो एंड सी हिम इफ आई कैन हेल्प हिम. जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि इट सीम्स दैट सम मैन इज इन ट्रबल, काइंड एलिफेंट ने कहा. और उसके बाद किसने क्या कहा अपनी मदर से, लेट मी गो एंड सी हिम इफ आई कैन हेल्प हिम. तो ये इसका आपका फर्स्ट का आंसर है. अब सेकंड का देखिए, व्हाई डिड द ओल्ड मदर ट्राई टू स्टॉप हिम. तो इस क्वेश्चन का जो है मतलब क्या निकला कि जो ओल्ड मदर है वो उसे क्या समझाना चाहती थी. यहाँ पे देखिए कि वो क्या कहती है, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वे ह्यूमन बींग्स बिहेव टूवर्ड्स अस, योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड विद, यानी कि ट्रेसरी, यानी कि तुम्हारी अच्छाई को बुराई के साथ जो है नापा जाता है. तो ये वो चीज़ समझाना चाह रही है. वो कह रही है कि जो चीज़ तुम बता रहे हो कि तुम्हारी जो अच्छाई जो है वो रिवॉर्डेड विद ट्रेसरी. तो ये इसका जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का. अब नंबर 3 देखिए, डिड द वाइट एलिफेंट लिसन टू हिज मदर, वाई और वाई नॉट. अगर उसने सुना तो क्यों सुना, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना. अब इसका आंसर देखिए.
अब यहाँ पे देखिए, बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बेयर टू थिंक ऑफ एनीवन इन ट्रबल, सो ही हरिड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कैरी, सो इन ही रूज द स्पॉट फाइंड द मैन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ही कुड नॉट एबल टू जस्ट सी एनी पर्सन इन ट्रबल, इसलिए जो है वो क्या किया उसने, एनीथिंग एनीवन टू इन ट्रबल, वो किसी को भी जो है ट्रबल में नहीं देख सकता था, इसलिए जो है वो वहाँ पे उसको चला गया। ही डिडंट लिसन टू हिज मदर वर्ड, उसने अपनी माँ की बातों को नहीं सुना और वो उस डायरेक्शन में चल पड़ा। सो अब देखिए इसका सी पार्ट, टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। तो इसमें देखिए आप, द वाइट एलिफेंट वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, तो ये इसका स्टेटमेंट ट्रू है कि वो काइंड भी था और हेल्पफुल भी था। अब नंबर सेकंड देखिए, द ओल्ड मदर हैड नो एक्सपीरियंस अबाउट ह्यूमन नेचर, यानी कि ओल्ड मदर को ह्यूमन नेचर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसको ओल्ड और ब्लाइंड होने के बावजूद भी उसको पूरा जो है उसका ह्यूमन नेचर का एक्सपीरियंस था। नंबर 3 देखिए, द वाइट एलिफेंट लिसन टू हिज मदर एंड डोंट गो आउट, ये स्टेटमेंट्स भी आपका फॉल्स है क्योंकि उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी और वो बाहर निकल पड़ा। अब ये देखिए इसमें डी पार्ट गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और ये है ट्रेजरी का है, बिट्रियल का, और ये वॉन्डरिंग का है, वॉक या स्टिल, तो ये इसका है। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए लिटरेचर सेक्शंस में जो ये आपने फर्स्ट से लेकर के जो 6 चैप्टर में पढ़ा है, ये उसके रिकॉर्डिंग ये आपका एक फिर से दोबारा से रिवीजन है होल, तो उसको देखिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन आंसर्स, मैं आपको आंसर्स जो है वर्बली बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है, और जैसे कि मैं प्रीवियस आपको करवा चुकी हूँ, इट इज ऑलरेडी देयर, तो यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दैट साइड। अब देखिए, व्हाट डज द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ, यानी कि किस चीज के बारे में बैलून मैन कभी नहीं सोचता है, ही नेवर थिंक ऑफ टू हैव अ लंच, वो कभी भी इसको ध्यान नहीं आता है कि उसको लंच भी करना है, तो ये इसका आंसर है। नंबर 2 देखिए, हाउ डिड द स्नेल हेल्प द एलिफेंट इन ट्रबल, अब जो स्नेल ने जो है एलिफेंट को ट्रबल में कैसे हेल्प की, ही जस्ट गो टू द this group of the elephant and he just convey the message to the this to elephant, leader of the elephant, and they come back towards the elephant and they just broke the this thing and a part of that they help her, तो कैसे वो जो है उसके पास लीडर के पास गया और उसने मैसेज दिया और वो वापस आकर के उन्होंने जो है उस बाड़े को तोड़ा और उसके बाद उसकी हेल्प की। तो ये आपको आंसर्स आपको ऑलरेडी मैंने करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, एंड यू हैव टू डू इट, और आपको ये कॉपी में करना है। नंबर 3 देखिए, व्हाट प्रॉब्लम डिड सिगमंड राइज व्हेन ही केम आउट विद द सॉल्यूशन, हु केम आउट विद द सॉल्यूशन, सिगमंड ने क्या प्रॉब्लम राइज की, यानी कि जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी, जो वो गड्ढा खोद रहे थे उसकी मिट्टी उनको कहाँ डालनी है, क्योंकि वो मिट्टी अगर ऐसे ही पड़े रहने दे तो वो अनटाइडी कर देगी विलेज को, तो ये प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए उसने तो क्या सिगमंड ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व की थी कि इसका जो है दोबारा से, तो ये आपका किया हुआ है आंसर, आपने ये आपको करना है। अब नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द एनॉयस निमेनोस शो, यानी कि एनॉयस यानी कि उस जो है जासूस ने जो शो किया उससे क्या लगता था, उससे क्या शो किया कि वो राजा की किसी भी बात से सहमत नहीं है और उसका अपना ही एक जो है विचार था, और उसने जो है राउंड अपने रॉड निकाल करके राउंड शेप किया जिससे वो परेशान हो गए थे राजा, तो वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो चीज़ आपको फिर से इसमें बतानी है, and you have to write it of your own. Now I'm not going to tell you the answer because I just need how you write the answer of your own. अब नंबर 5 देखिए, what wicked plan did the king make to get rid of the auspicious elephant, यानी कि उस चमत्कारी हाथी को का छुटकारा पाने के लिए उस विकेड जो है किंग ने क्या प्लान बनाया, उसने क्या प्लान बनाया था कि उसको जो है माउंटेन पे चढ़ा करके डिफरेंट तरीके से उसको बोले और ऐसा लगे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो ऐसा लगे जैसे कि वो एक्सीडेंट के थ्रू
मर गया है। सो ये आपका जो है मैंने आपको समझा दिया इसका आंसर, एंड यू हैव टू just write it of your own words. Now see the B section. This is the true false statements from the previous this chapter. अब पहले का देखिए, the elephant catchers catch 3 elephants and left the forest happily. ये false है, वो उसको पकड़ के हैप्पीली नहीं निकले थे वहां से। नंबर 2 देखिए, the residents of the island of moles were lazy. ये भी स्टेटमेंट्स आपका गलत है, क्योंकि जो आइलैंड्स का मोल्स थे आइलैंड के, वो लेजी नहीं थे, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, एंड दे ऑलवेज कीप देमसेल्फ बिजी। अब नंबर 3 देखिए, द एनॉय हैड ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम द एम्परर ऑफ द किंग। ये भी फॉल्स है, वो कोई लेटर नहीं लाया था, कोई मैसेज नहीं दिया था, उसने सिर्फ क्या किया था, अपनी पॉकेट से रॉड निकाल करके एक सर्कल राउंड किया था। नंबर 4 देखिए, द किंग ऑफ वाराणसी डिडंट गिव शेल्टर टू द ऑस्पिशियस एलिफेंट। ये जो राजा था वाराणसी का, किंग वाराणसी के जो किंग थे, उन्होंने जो चमत्कारी हाथी को शेल्टर नहीं दिया था। ये बात गलत है, बल्कि जैसे ही वो आकाश में महावत के साथ वहाँ ऑस्पिशियस एलिफेंट था, तो उसने उनका आसानी से जो है रिक्वेस्ट से और उनके आदर भाव से जो है उनको वेलकम किया था अपने इसमें गार्डन में। तो ये स्टेटमेंट्स भी आपकी फॉल्स है। अब देखिए नंबर 5, द पुअर मैन सर्विस इज ग्रेटर देन द रिच मैन हेल्प। यानी कि पुअर मैन की जो सर्विस है वो रिच मैन की जो हेल्प से ज़्यादा जो है बड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि पोएट कहता है कि रिच मैन ने तो उसको गोल्ड दिया था जिसके थ्रू उसने, लेकिन जो पुअर मैन था उसने वहाँ रह करके उसकी जो है सिंपैथी से उसकी हेल्प की थी, तो वो उसके मनी के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा ग्रेटर थी। सो ये इसका स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये देखिए जो है, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये जो आपको मैंने यहाँ पे ये 5 वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स क्या हैं, आपको करना क्या है, बट द एलिफेंट्स वर, तो इसमें वरी आएगा, राइट वर्ड, एंड दे हैड मूव्ड ऑफ। अब सेकंड में देखिए, दे यहाँ पे रब्ड आएगा, देयर चिन एंड स्क्रैच देयर हैड। अब यहाँ पे द किंग वंडर्ड व्हाट द एनॉय हैड टू से, यहाँ पे इसका ये आएगा। और हाउएवर फोर्थ का देखिए, हाउएवर इन मोस्ट ऑफ हाउसेस दे रिसीव्ड अ पजल, क्या है, स्टे आएगा यहाँ पे। अब नंबर 5 देखिए, द किंग फॉलोड हिम विद हिज रूटीन, तो ये पे यहाँ पे आपका रूटीन आ जाएगा। तो ये आपका है जो करेक्ट वर्ड चूज करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। द सेम you have what to do, same I just repeat again and again in the each and every videos, that you have to like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on bell icon. Thank you, take care.